राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। चंडीगढ़ में ब्लास्ट और धमकी के मामले थमते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब बीजेपी ऑफिस के बाहर हुए ब्लास्ट ने जहां सिटी ब्यूटीफुल की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, वहीं हमले के तरीके ने भी हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। जिस तरह पंजाब बीजेपी के ऑफिस को निशाना बनाया गया, न सिर्फ एक डर का माहौल पैदा किया गया बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मुख्य आरोपियों के अलावा जानकारी है कि मामले 5 और आरोपियों को भी काबू किया गया है। मुख्य आरोपियों की बात करें तो दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब पुलिस ने हरियाणा एसटीएफ के सहयोग से इन दोनों ही आरोपियों को रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है गुरतेज सिंह, अमनप्रीत सिंह, जो कि मोरिंडा पंजाब के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आरोपी गुरतेज सिंह पुर्तगाल में रहने वाले बलजोत सिंह के संपर्क में था। बलजोत सिंह जोत ने ही सोशल मीडिया के जरिए गुरतेज सिंह को अपने गैंग में भर्ती किया था। इस धमाके में शामिल सभी आरोपी पंजाब से जुड़े हुए हैं। वहीं पंजाब बीजेपी ऑफिस में धमाके का मामला अभी थमा भी नहीं था कि चंडीगढ़ में एक बार फिर स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को और महापौर दफ्तर को उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। वहीं दूसरी ओर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को, सचिवालय समेत लगभग चंडीगढ़ के जो सभी उच्च स्थान हैं, इन सभी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रखते हैं इस वक्त। वो बड़े सवाल ये कि बीजेपी ऑफिस ब्लास्ट में कितने किरदार हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं आज हम कि किसके निशाने पर प्रदेश की राजधानी है, चंडीगढ़ है। सवाल ये भी है आज हमारा कि कौन कर रहा है चंडीगढ़ का माहौल खराब। सवाल ये भी कि पंजाब की कानून व्यवस्था का चंडीगढ़ पर असर क्या है। जहाँ तक उस ग्रेनेड के फटने की बात है, बहुत निंदनीय वो विषय है। फिर भी पुलिस जो है उसकी छानबीन कर रही है। उसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस मिल करके सारे विषय को कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ के डीजीपी पंजाब में जो यादव जी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि 5 लोग उसमें पकड़े जा चुके हैं। भूलेंगे वो बताई जाएगी तो सबका पता लगेगा कि किसके शय पर ये हो रहा है, क्यों ये कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मकसद क्या था। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये पंजाब में होती रही हैं, वो तो हम ध्यान करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी घटनाएं होना ये बहुत चिंता की बात है। चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों प्रदेशों की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ एक ऐसा शांतिप्रिय शहर है और मैं समझता हूँ ये घटनाएं वहाँ इसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम जरूर पुलिस उसमें पूरी कार्रवाई कर रही है। और तो कुछ जानकारियां आपको बताते हैं। ब्लास्ट मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 7 आरोपी कौन कौन है, ये क्या भूमिका है, ये बताते हैं आपको। अमनप्रीत सिंह ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, ब्लास्ट मामले में शामिल है। साथ ही बलविंदर लाल भी इस मामले में शामिल है, ये भी आरोपी है, इसकी भी भूमिका रही है। जसवीर सिंह भी इसमें आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। ये जसवीर सिंह, ये तमाम वो नाम है। चरणजीत सिंह, ये तमाम वो नाम है जो कि ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं। रूबल चौहान, बलवीर सिंह, चरणजीत सिंह, ये तमाम वो नाम हैं जो कि ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं। मनदीप नाम भी एक और है आरोपी का जो इस पूरी लिस्ट में शामिल है। यानी कि जो धमकियां आ रही हैं लगातार उन और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्य आरोपी जो है वो पंजाब के रहने वाले। ये आरोपियों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। पंजाब के मोरिंडा के रहने वाले सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। बलजोत सिंह जोत पुर्तगाल में रहता है, ये जानकारी है कि वो पुर्तगाल में रहता है। उसने गुरतेज सिंह को गैंग में भर्ती किया था। जो अलग अलग आरोपी हैं उन सबको इसने भर्ती किया। बीजेपी ऑफिस के बाहर ब्लास्ट हुआ था। देखिए क्या है चंडीगढ़ ब्लास्ट मामला, ये भी आप समझो कि बीजेपी ऑफिस के बाहर ब्लास्ट होता है। पंजाब बीजेपी ऑफिस के ब्लास्ट ये हुआ था। जो पंजाब में बीजेपी का ऑफिस है वहां पर ब्लास्ट की बात जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर ग्रेनेड फेंका गया था और ये वो वीडियो थी। व्यक्ति इसमें ये देखिए कैसे ग्रेनेड फेंकता हुआ नजर आ रहा है
हालांकि बीजेपी ऑफिस के बाहर हुए धमाके के मामले में जो 2 मुख्य आरोपी वो गिरफ्तार हो चुके हैं और कुल गिरफ्तारियां 7 हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने उस दिन की ही दिखा रहे हैं जब ये जो पूरा घटनाक्रम है वो होता है और निश्चित तौर पर डर जो है वो बन जाता है। और ना केवल बीजेपी ऑफिस यानी कि किसी एक दल की पार्टी किसी एक दल के ऑफिस को निशाना बनाया गया, बल्कि स्कूल्स को, बल्कि यूनिवर्सिटीज को, बल्कि जो उच्च इलाके हैं, महापौर का दफ्तर क्यों ना हो, वहां उसको भी निशाना बनाया गया। कहने की बात यह कि अब लगातार ये जो धमकियों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सभी आरोपियों के तार पंजाब से जुड़े हुए हैं और ये बड़ा सवाल कि आखिर कौन चंडीगढ़ का माहौल खराब कर रहा है। पंजाब से अगर तार जुड़ रहे हैं तो कितने और किरदार इसमें हो सकते हैं। इस वक्त जो आपको हम ये नोट दिखा रहे हैं, ये वो नोट है जो कि मेल पर आता है। इस नोट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक का नाम था कि उनको भी जान से मारने की धमकी जो है इस नोट के जरिए दे दी गई थी। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा और राजधानी चंडीगढ़, जिस तरीके से चंडीगढ़ से तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है, फिलहाल पूरी जानकारी मामले को लेकर लेते हैं। चंडीगढ़ से सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं। साक्षी, ओवरऑल जानकारी दीजिए कि अब तक हुआ क्या, धमकियां क्योंकि आज भी आई है और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि नायब सिंह सैनी तक का नाम इसमें शामिल है। उनके अलावा कई और नाम भी हैं, उनके बारे में बताइए। और अब तक इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे क्या पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ पाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले पंजाब के बीजेपी दफ्तर पर जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, उस मामले में चंडीगढ़ पुलिस और मिलकर कार्रवाई कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस, कुछ आरोपियों को कल गिरफ्तार भी किया गया था और अब उनसे पूछताछ भी जारी है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज बहुत सारे सरकारी दफ्तरों को, बहुत सारे स्कूल्स को चंडीगढ़ में और पंजाब में थ्रेट ईमेल्स आए। सुबह सुबह ही इन स्कूल्स के पर्सनल जो ऑफिशियल ईमेल्स है उस पर ये थ्रेट मेल्स जो है वो आई और इसमें स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां दी गई। स्कूल में जनगण मन क्यों गाया जा रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया और अपने बच्चों को बचाओ ऐसा मैसेज जो है उस थ्रेट ईमेल में लिखा हुआ था। और इसी के साथ उन्होंने उसमें ये भी लिखा गया था कि बच्चों से बैर नहीं है, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह के काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। खालिस्तान समर्थक जो ये मेल है, ये नजर आ रहा था किसी खालिस्तानी संगठन की ओर से जिस तरह से ये भेजा गया हो। तो इस तरह से कुछ थ्रेट ईमेल्स आए। पंजाब के जलंधर में भी करीब 3 से 4 स्कूल्स को ये थ्रेट ईमेल्स आए और चंडीगढ़ में भी शिवालिक व्यू स्कूल, सेक्टर 42, सेक्टर 47 के जो स्कूल्स हैं वहां पर ये थ्रेट ईमेल्स भेजे गए। और इसी के साथ साथ इस ईमेल में हरियाणा सीएम नायब सैनी का जो सीएम आवास है संत कबीर कुटीर सेक्टर 3 में, मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी के साथ साथ हाई कोर्ट और मेयर ऑफिस, चंडीगढ़ मेयर ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी दी गई। और सभी जगह जो अलग अलग लोकेशंस आपको मैं बता रही हूँ, सभी के अलग अलग टाइम्स पे लिखे गए थे। कहीं 1 बजे बम धमाके की धमकी दी गई थी, कहीं 2 बजे दी गई थी, कहीं सुबह 10 बजे दी गई थी। लेकिन सुबह जैसे ही स्कूल्स के ऑफिशियल ईमेल्स पर ये ईमेल आई, उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी और चंडीगढ़ पुलिस ने साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर इस पूरे जो है मामला इसमें जांच भी की है। जो ईमेल कहां से भेजा गया है इसकी तलाश साइबर सेल की टीम जो है उनके द्वारा की जा रही है। और वही है, इसी के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम्स हैं वो मौके पर पहुंची और सभी जो बिल्डिंग्स थी जहां जहां पर थ्रेट्स था उनकी जांच की गई। हालांकि ये ईमेल्स जो है ये फेक निकली और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई दफा इस तरह के थ्रेट्स आ चुके हैं पंजाब हरियाणा सेक्रेटेरिएट को, हाई कोर्ट को और इसी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग दफ्तरों को, चंडीगढ़ में कई स्कूल्स को इस तरह के थ्रेट ईमेल्स पहले भी आ चुके हैं। लेकिन हर बार ये ईमेल्स फेक ही निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक न्यूसेंस फैलाने की दृष्टि से, दहशत फैलाने की दृष्टि से ये काम जो है लगता है किया जा रहा है। और इसको लेकर पुलिस की टीमें जो है, साइबर सेल की टीमें जो है वो जांच भी कर रही है। लेकिन इस तरह की गतिविधियां लगातार होने से बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। बच्चों में एक और जहाँ घबराहट का माहौल होता है, अभिभावक बच्चों में भी दहशत का माहौल हो जाता है। क्योंकि स्कूल प्रबंधन की बात करें तो वो भी घबराया हुआ होता है, क्योंकि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बड़ी बात है ये साक्षी की बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसा हो रहा है, लगातार धमकियां आ रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार से बताया आपने इस खबर के बारे में। और ये ग्राफिक्स आप समझिए किस तरीके से जो 7 आरोपी उनके नाम क्या है। अमनप्रीत सिंह ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, अमनप्रीत सिंह मुख्य आरोपी है। इसके अलावा बलविंदर लाल है,
बलविंदर लाल मुख्य आरोपी के अलावा ये बलविंदर लाल का नाम है, जसवीर सिंह भी इस लिस्ट में है। जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं उनकी लिस्ट में क्या क्या नाम है ये बता रहे हैं आपको। ये ब्लास्ट मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पहले बीजेपी के दफ्तर में ब्लास्ट होता है और स्कूल्स को धमकियां में लगातार मिलती है, यानी पहली बात तो है नहीं, लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को भी धमकी मिली है, महापौर दफ्तर को भी धमकी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। और जो ईमेल आया है उसमें मुख्यमंत्री को भी धमकी दी गई है। ईमेल में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि अपने बच्चों को बचाओ। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन और प्रशासन फिलहाल जो है वो तुरंत सक्रिय हो गए हैं और पुलिस को सूचना दे दी गई है। और सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और स्कूल परिसरों की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। अब आपको आरोपियों के बारे में भी जानकारी हम दे रहे हैं, किस तरीके से जो आरोपी हैं वो पंजाब से उनके लिंक बताए जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर ब्लास्ट हुआ था, ये चंडीगढ़ ब्लास्ट मामला है। पंजाब बीजेपी ऑफिस के बाहर ब्लास्ट होता है, क्या ये सेलेक्टिव तरीके से ब्लास्ट हो रहा है? ये भी एक एंगल हो सकता है जांच करने का। ये सवाल है कुछ। बीजेपी ऑफिस ब्लास्ट में कितने किरदार हो सकते हैं 7 आरोपियों के अलावा? किसके निशाने पर प्रदेश की राजधानी है, यानी कि चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पर किसकी नजर बनी हुई है? कौन कर रहा है चंडीगढ़ का माहौल खराब? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम पूछेंगे, तलाश करेंगे तमाम मेहमानों से जो इस वक्त जुड़ रहे हैं। और जो खास मेहमान है उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, जहां पर संदीप हिंदुस्तानी है, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। गगन खरोड़ है, प्रवक्ता कांग्रेस है। बहुत स्वागत है आपका गगन जी। रजत पंजेटा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, प्रवक्ता इनेलो हैं आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अभिता द्विजा हैं जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। अभिता जी बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत में करूंगी अभिता जी आप ही के साथ और उसके बाद मैं संदीप जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में बीजेपी और आपकी सरकार है। बारी बारी आपके पास आऊंगी। अभिता जी, तमाम जो आरोपी पकड़े गए हैं, आप भी सारी जानकारियां सुन ही रही होंगी। जो लिंक सामने आ रहे हैं उसमें सभी पंजाब के रहने वाले हैं, सबके नाम भी आपने सुने। आपकी सरकार इस वक्त इस घटनाक्रम के बाद किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है, और बतौर आप प्रवक्ता आप क्या बता पाएंगी हमको, किस तरीके से आप सरकार इस वक्त इस पूरे मामले में जो लिंक जुड़कर सामने आ रहे हैं उनका पता कैसे लगाया जाए, और खास तौर से क्या कोई खालिस्तानी संगठन या कोई अलग संगठन इसमें शामिल हो सकता है? अभिता जी। अभिता जी, अपने आप को प्लीज आप अनम्यूट करें। अभिता जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है और उसको दुरुस्त करवाते हैं। मैं आती हूं आपके पास। संदीप हिंदुस्तानी जी, आपसे सवाल मेरा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बार तो नहीं हुआ, इससे पहले लगातार आप खबरें देखते रहे होंगे। सबसे ज्यादा जो मुख्य निशाना रहा है वो स्कूल्स रहे हैं। स्कूल्स में लगातार धमकियां आई, कोर्ट्स को लगातार धमकियां मिली। सवाल ये कि कौन ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? संदीप जी। नमस्कार साक्षी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलिए आप। जी, देखिए, आज 6 अप्रैल है और आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। ठीक। 6 अप्रैल 1980 को हमारे नेता उस समय के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक उद्घोषणा की थी कि मुंबई में समुद्र के किनारे के उस तट से कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और उसके बाद से आज तक हरियाणा में और देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन 1980 से लेके आज 2026 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से देश के अलग अलग राज्यों में अपनी बलिदानी देनी पड़ी। आप चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आप चाहे बंगाल की बात करें, आप चाहे केरल की बात करें, अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पेसिफिक टारगेट करके उनको चुना गया और उनको मारा गया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम, अंत्योदय के संकल्प और सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को साधते हुए इस यानी संदीप जी, मैं आपको रोक रही हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का स्थापना दिवस भी आज है और जो मुख्य टारगेट है वो बीजेपी है, बीजेपी कार्यकर्ता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी
जी, मैं बिल्कुल साक्षी जी, आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 1980 से लेके आज 2026 में जब हम बैठे हैं, आप पहले देखते थे कि नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद आज आप त्रिपुरा में उठा के देखिए, आप आसाम में उठा के देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां पे बन रही हैं। विरोधी उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन वहां पे किसी और पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट नहीं किया गया, स्पेसिफिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है। आप केरल का उठा के देख लीजिए और बाकी के स्टेट का उठा के देख लीजिए, आपने देखा होगा एक हमारे राज्यसभा से सांसद हैं, उनके किस प्रकार से दोनों पैर काट दिए गए थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के भाव को लेके चल रहा है। अब जैसे ये जिक्र हुआ तो पंजाब में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यालय को टारगेट किया गया है, तो इससे स्पष्ट है कि ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती लेकिन संदीप कि जी, अगर आप राष्ट्र ऐसा कह रहे प्रथम हैं कि की बीजेपी भाव को रखने टारगेट कर वाली रहे हैं, एक तो स्कूल्स को पार्टी धमकियां क्यों देश मिल में रही आए। है, महापौर के दफ्तरों को धमकियां क्यों मिल रही हैं, और भी तो चीजें हैं ना, कोर्ट्स भी हैं। जी जी, मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो वहां पे किस प्रकार की कानून व्यवस्था है उसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। वहां पे एसएचओ का मर्डर कर दिया जाता है, स्कूल बस है उसको लूट लिया जाता है, मोहाली में जो पुलिस हेडक्वार्टर है उस पे ग्रेनेड से हमला होता है, कबड्डी खिलाड़ियों की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, पुलिस में बच्चे स्कूल में बच्चे एक दूसरे को गोलियां मारते हैं दिन दहाड़े की। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता में सीन हुई है, उसके बाद से वहां की जो कानून व्यवस्था है, वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, और जो पंजाब को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं। लेकिन वो गलतफहमी में है, न तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा सकती हैं, न ही वो देश और प्रदेश और पंजाब के लोगों का मनोबल गिरा सकती हैं। वो अपने मंसूबों में कभी भी सफल ठीक नहीं है, हो यानी कि पाएंगी। आप कह रही हैं संदीप जी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और वहां पर कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि अभिता जी अपनी बात आप रखिए, और जो बात कही संदीप जी ने उसका भी जवाब दीजिएगा। जो सवाल था मेरा, प्लीज उस पर भी अपनी बात रखिएगा आप। अभिता जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है, उसको हम ठीक करवाते हैं। संदीप जी, अपनी बात आप पूरी करें फिर। जी, मेरा मेरा यही कहना है कि ये जो भी लोग हैं, ये जो भी ताकतें हैं, जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जिस प्रकार से निशाना बनाया गया है, ये अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पंजाब में जिस प्रकार से उनके दौरे चल रहे हैं, उनकी जनसभाओं में बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब उमड़ रहा है, तो पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं जो पंजाब का हित नहीं चाहते, वो बिल्कुल घबराए हुए हैं, वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि नायब सिंह सैनी जी की लोकप्रियता यहाँ पे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो यहाँ पे बढ़े, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो वो सब बौखलाहट में इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई है, कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, और कौन लोग इसमें कार्यरत हैं, सभी को एक एक करके सलाखों के अंदर डालने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, गगन खरोड़ जी, आपने सुना संदीप हिंदुस्तानी जी को, और पूरा ये जो मामला है वो भी आप बेहतर जानते समझते हैं। क्या आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लास्ट हो रहा है, ये जो लगातार धमकियां मिल रही हैं, ये क्या वाकई में केवल एक पार्टी को, एक दल को टारगेट कर रहे हैं, या फिर इस घटनाक्रम के पीछे कोई और बड़ी साजिश हो सकती है जिससे हम सब अनजान हैं, या हम जानबूझकर उस तरफ सोचना नहीं चाहते हैं? आप कैसे देख रहे हैं गगन जी? गगन जी, संभवतः गगन जी आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर पंजेटा जी, आप प्लीज प्लीज, ये जो सवाल सुना आपने मेरा, ये मेरा आपसे भी होगा। क्या इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या बोलेंगे आप पंजेटा जी?
चलिए, अभी जो अन्य मेहमान हैं उनका हम रुख करते हैं, लेकिन संदीप हिंदुस्तानी जी, देखिए, भले ही आप ये बात बोलें कि पंजाब में सरकार जो है वो इस वक्त कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो तमाम कमियां होंगी, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी होगी सरकार, क्योंकि आपकी इस वक्त प्रदेश में है, हरियाणा में है, और ये जो लगातार घटनाक्रम रहा, इसमें आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि केवल स्कूल्स लिस्ट में नहीं रहे, केवल कोर्ट्स इस लिस्ट में नहीं रहे, बल्कि अब महापौर जो उच्च हमारे स्थान है, जो हमारे प्रशासनिक भवन है खासतौर से, वहां उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को, क्या आप बता पाएंगे तमाम जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख पा रहे हैं, जिनमें घबराहट होगी, और खास तौर से जो सहयोगी साक्षी थी हमारी, उन्होंने बताया कि जो स्कूल्स को धमकियां मिल रही हैं उससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। संदीप जी। देखिए साक्षी जी, ये जो भी लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, वो जनता में भय दिखाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। आज भी देखिए, आपने देखा होगा मेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी दी गई थी, लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाया गया तो पता चला कि वो फेक है। तो इन जो देश विरोधी लोग होते हैं, जो पंजाब विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो ये चाहते नहीं कि देश में, प्रदेश में अमन चैन शांति रहे, बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित रहे, बच्चे स्कूल में जाएं, पढ़ें, अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इसलिए वो ऐसी चीजों को टारगेट करते हैं जहां पे है वो बढ़े। इसलिए आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक बच्चों को टारगेट करने के लिए स्कूलों को ज्यादा धमकियां दी जाती हैं। लेकिन अभी पीछे जब आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को टारगेट किया गया, वहां पे किस प्रकार से बम विस्फोट हुआ है, तो ये अपने आप में एक सवाल है कि इन लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। लेकिन सरकार है वो 24/7 पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है, और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी लगभग 7 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और पूरी छानबीन की जा रही है कि इसके पीछे मुख्य कौन लोग हैं। अभी पता चला है कि जो मुख्य आरोपी है वो पंजाब के किसी क्षेत्र से है। तो अब वो चीजें निकल के आ रही हैं धीरे धीरे कि कौन लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो पंजाब का हित नहीं चाहते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो पंजाब को विकास की मुख्य धारा से हटाना चाहते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेके चली है कि विकसित भारत में विकसित हरियाणा बने, विकसित पंजाब बने। तो ये विकास विरोधी मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन सरकार इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, ये अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप ये जो बात जो बोल रहे हैं संदीप जी की बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता तो यही बात बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में तो ऐसा कभी इतना नहीं हुआ, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से खास तौर से इस तरह की धमकियां, इस तरह के जो हमले हैं वो हो रहे हैं। देखो, विपक्ष में कौन ऐसा बोल रहा है मेरी समझ से बाहर है। कांग्रेस का शासन सबने देखा होगा किस प्रकार से 26/11 हुआ था, किस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, दिल्ली में होते थे, जयपुर में होते थे, और अनेकों प्रदेशों की कई राजधानियों में होते थे, कई शहरों में होते थे। सीरियल बम ब्लास्ट की खबरें बहुत सुनी होंगी और बहुत सारे लोगों की जाने जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 में बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद से आपने इस तरीके की सीरियल बम ब्लास्ट और या कोई आतंकी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिली होंगी। लेकिन कांग्रेस की क्या है कि याददाश्त बड़ी कमजोर है, ये लोग भूल जाते हैं। उस समय तो एक आम आदमी रोडवेज में भी जाता था तो उस समय भी अनाउंसमेंट होती थी कि सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, इसको संवेदनशीलता के साथ छुए, नहीं तो इसमें बम विस्फोट हो सकता है। रोडवेज के जो बस स्टैंड होते थे, चाहे रेलवे स्टेशन होते थे, जहां भी जाते थे इस तरीके की अनाउंसमेंट आपको हर जगह सुनने को मिलती थी। अपने सामान को छूने के लिए यात्री डर के साए में रहते थे, खौफ में रहते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से इस तरीके की अनाउंसमेंट आपको सुनने को नहीं मिली होंगी। लेकिन कांग्रेस है कि भूल जाती है, इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, लेकिन हम जनता को भूलने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम इस लिहाज से बात करें संदीप जी की पंजाब के बारे में खास तौर से, क्योंकि पंजाब से ही इन सब के तार जुड़ रहे हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और हम सभी जानते हैं कि जो जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं खास तौर से, वो भी ऐसा मुल्क, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है तो बॉर्डर स्टेट्स काफी संवेदनशील हो जाते हैं।
हाँ, बोलिए। आपने पीछे कुछ समय पहले देखा होगा कि लगभग 200 से 250 केजी आरडीएक्स पकड़ा गया था। वो पंजाब के रास्ते से होते हुए करनाल तक पहुंच गया था। हमारी जो हरियाणा की पुलिस है, उन्होंने उन लोगों को दबोचा था। तो क्या कारण है कि वो इतना किलोमीटर डिस्टेंस पार करके पंजाब से होते हुए करनाल तक पहुंच गया? वहां की पंजाब की सरकार क्या कर रही थी? वहां की पंजाब की पुलिस क्या कर रही थी? आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉर्डर स्टेट है और पंजाब सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला कितने बड़े सिंगर थे, उनका किस प्रकार से मर्डर कर दिया जाता है, किस प्रकार से उनकी हत्या होती है, दिन दहाड़े हत्या होती है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कबड्डी के खिलाड़ी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। 2 महीने पहले की बात है, स्कूल में बच्चे हैं वो गन लेके जाते हैं और दूसरे बच्चे को शूट कर देते हैं। ये दिन दहाड़े की बातें हैं। स्कूल की बस है, उसको टोल के ऊपर रोक के और उसको लूट लिया जाता है। वहीं के जो एक एसएचओ थे पंजाब के, उनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे पंजाब सरकार की हकीकत जनता के सामने पता चलती है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस प्रकार की हो चुकी है। यानी कि आप ये बात बोल रहे हैं संदीप जी कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है उसका असर इस वक्त चंडीगढ़ पर पड़ रहा है और खासतौर से हरियाणा पर भी पड़ रहा है। ये मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं, अगर इनको आप कनेक्ट करेंगे, इन गतिविधियों को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा कि इसकी तय में जो है वो पंजाब की कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के कार्यालय के ऊपर कोई ग्रेनेड फेंक दे? ये कितनी बड़ी बात है सोचने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है साक्षी जी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 6 अप्रैल 1980 को स्वर्गीय सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समुद्र किनारे खड़े होकर कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज 2026 में आपने देखा होगा लगातार तीसरी बार हरियाणा में और देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना को लेके, अंत्योदय के संकल्प को लेके, सेवाई संगठन के मूल भाव को लेके आगे बढ़ रहे हैं और देश के लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज सेवा के लिए अपने जीवन को उन्होंने अर्पित कर रखा है। तो ये कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बम फोड़ के या ऐसी हरकतें करके भारतीय जनता पार्टी के न तो कार्यकर्ताओं की मेहनत को डिगा सकते हैं, न कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, वो कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल। और बीजेपी ऑफिस के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ उसमें और कितने लोग हो सकते हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है और इस पर जांच होनी भी चाहिए। लेकिन संदीप जी, देखिए जो पूरा दौर हमने देखा, केवल यहाँ पर बात बीजेपी की नहीं है, हमें हाल ही में देखा इंटरनेशनल लोकदल के जो नेता हैं उनकी ओर से भी मांग हुई थी कि उनको सुरक्षा जो है वो मिले, वो सुरक्षा उनको मिले। हालांकि सुरक्षा है उनके पास, लेकिन और भी नेताओं की ओर से उनको सुरक्षा मिले, Y+ की या Z+ की सुरक्षा श्रेणी उनको मिले, ये उनकी ओर से मांग हुई थी। तो दौर क्यों शुरू हो रहा है लगातार इतनी आसानी से? जो तमाम नेता हैं वो क्यों निशाने पर आ रहे हैं? और इसमें जो खालिस्तानी एंगल सामने आ रहा है, क्या उस लिहाज से जांच होना बहुत जरूरी है? देखो, सरकार अपनी तरफ से हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। कौन सा एंगल है, कहीं पे खालिस्तानी मूवमेंट की कहीं पे कोई चीज है या कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की कहीं पे कोई समस्या है, सरकार हर एंगल से उस चीज की तय में जा रही है। लेकिन मैं फिर सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि जो भी लोग हैं इस तरीके की हरकतें करके जनता में जो भय दिखाना चाहते हैं, जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनके आतंक से लोग डर जाएंगे, ऐसा कभी भी वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आपने देखा होगा कि 7 लोग तो अभी पकड़े गए हैं और कौन कहां से पकड़ा गया है ये भी आपके सामने है। तो सरकार किसी भी गुनहगार को छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी साजिशकर्ता को सरकार छोड़ने वाली नहीं है। कोई भी इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। सरकार इस तरीके का उसको दंड देने वाली है जो कि आपको आने वाले समय में दिखाई भी देगा। बिल्कुल।
और निश्चित तौर पर ज़रूरी भी है और यही वक्त की मांग भी है। अगर पूरा डाटा हम देखें संदीप जी, देखिए पिछले साल की जानकारियां मेरे पास हैं। 10 दिसंबर को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल को धमकी मिलती है। 19 जनवरी को इसी साल अंबाला के 3 स्कूल्स को धमकी मिलती है। उसमें था कि हरियाणा खालिस्तान बनेगा, ये संदेश था और इसके साथ धमकी मिलती है। उसके 28 जनवरी को चंडीगढ़ के 26 स्कूल्स को एक साथ ईमेल भेजा गया और धमकी मिली। उसके बाद 11 जनवरी को मोहाली के 16 निजी स्कूल्स को जो है वो धमकी मिली और 27 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हमने देखा। 10 मार्च को भी जो धमकी का दौर है वो लगातार देखने को मिला। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका संदीप हिंदुस्तानी जी, आप जुड़े और आपने इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी जानकारी दी। और बाकी जो खास मेहमान है उनका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि वो अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में और इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा।